तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स आपको कैसे करनी चाहिए, इनके ऊपर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कैसे नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते टाइम, जिनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो बात करते हैं 6 वेज टू नेवर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इन लास्ट ईयर्स बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और खासतौर पे बिगिनर इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि वो सिंपली सर्च करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2025 या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2024, और जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम उनको टॉप पे देखने को मिलता है वो सिंपली बस उसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक मिस्टेक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर ईयर में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 1 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उस म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस होती है, उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो सिंपली डिपेंड करते हैं उस म्यूचुअल फंड की कंपोजिशन, उस म्यूचुअल फंड के एक्सपोजर पे कि कौन से सेक्टर में उस म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर ज़्यादा है, एलोकेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड नंबर 1 है जिसमें जो उसकी मेजर एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा है और फाइनेंशियल सेक्टर के बाद उसकी जो मेजर एलोकेशन है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है। सेम ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड नंबर 2 है, वो भी सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है, बस वो म्यूचुअल फंड अपनी जो मेजर एलोकेशन कर रहा है वो एनर्जी सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसकी एलोकेशन ज़्यादा है। और जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर हर साल अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसके हर साल रिजल्ट्स अच्छे जाएं, मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड ज़्यादा हो, मतलब ऐसा हो पाना एक डिफिकल्ट काम है। तो ऑब्वियसली अगर कोई म्यूचुअल फंड उस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता है, लेट्स से एफएमसीजी या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जिन म्यूचुअल फंड की एलोकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा होगी उन म्यूचुअल फंड में या तो ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा होगा, और उन म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर ईयर के लिए उन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो जैसे जैसे मार्केट में इन सेक्टर की डिमांड चेंज होती है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में भी चेंजेस आते हैं। क्या पता कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो आज के टाइम पे 5th रैंक पे हो या फिर 10th रैंक पे हो, वो म्यूचुअल फंड आपको अगले साल 1st रैंक पे या फिर 2nd रैंक में देखने को मिले। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं जो आज के टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स डेटा, हो सकता है वो म्यूचुअल फंड अगले साल 5वीं 6ठी या 10वीं पोजीशन पे आ जाए और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि आपने तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, ऐसे कैसे हो गया कि ये म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे 5वीं या फिर 10वीं पोजीशन पे आ गया। तो बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं क्योंकि अगले साल एक नया म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की पोजीशन में आ जाता है, फिर वो उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप उन्होंने इस साल इन्वेस्ट किया, अगले साल वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, फिर अगले साल किसी और म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। ऐसे करते करते 15, 16, इवन 18, 20 म्यूचुअल फंड्स भी एक पोर्टफोलियो के अंदर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपका जो टेन्योर है, जो गोल है वो लंबे ड्यूरेशन का है, आप 10 साल, 15 साल या फिर उससे लंबे ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए। और मुझे लगता है कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए जो म्यूचुअल फंड बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अच्छी वाइब्स दे कि हाँ इस म्यूचुअल फंड के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते टाइम किन किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं जो कि अच्छी एएमसी का हो, यानी कि उसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू हो, ब्रांड वैल्यू के साथ साथ उस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द ईयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही हो। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से कैसे पता चलता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है, बेंचमार्क से ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है लगातार पिछले 4 साल में, 5 साल में या इवन 7-8 साल में भी अगर आप देखेंगे, तो ऐसे म्यूचुअल फंड जनरली ओवर द टाइम अगर हम लॉन्ग
लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड आपको देखने को नहीं मिलती है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ओवर द ईयर ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर हमेशा मार्केट में बना रहेगा और अपनी कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको देता रहेगा। अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में जो भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और ओवर द टाइम आपका जो वेल्थ है, आपका जो कॉर्पस है वो भी अच्छे से इंक्रीज करता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है चेकिंग ओनली रिटर्न्स। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आप सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि इवन अगर आप 3 साल या फिर 5 साल के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न्स को देख के, तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले पॉइंट को फॉलो करने के बाद अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं कि 1 साल के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट नहीं करते, हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं जो पिछले 3 साल में या फिर 5 साल में जिसके रिटर्न्स काफी हाई हों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा करना भी एक मिस्टेक होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न्स के बेसिस पे, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 5 साल में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, जिस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो वही म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, ऐसा भी ट्रू नहीं है। मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको एक चीज और बताई थी कि आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के साथ साथ, मतलब रिटर्न्स तो ठीक है आप देखिए, लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ आपको उस म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, सोटिनो, शार्पर रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉलेटिलिटी, इन सभी चीज़ों को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी पैरामीटर्स आपके डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड कितना रिस्क कैरी करता है और रिस्क के बेसिस पे आपको उतने रिटर्न्स किसी म्यूचुअल फंड से मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड ऐसा हो जो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो पिछले 3 से 5 साल में, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में रिस्क भी आपका बहुत हाई हो, यानी कि ठीक है 3 साल 4 साल 5 साल तक वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन अगर मार्केट में कोई ऐसा शिफ्ट आता है, लेट्स से रिसेशन आता है या फिर मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क कैरी करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा नेगेटिव में भी लेके जाते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ता है, फिर चाहे आप एसआईपी के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना कर रहे हो। तो अगेन मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड के ओवरऑल फंडामेंटल्स आपको देखने चाहिए, ना कि सिर्फ उसके रिटर्न्स। अगर हम कोविड के बाद की बात करते हैं तो बहुत से म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो बहुत नीचे के रैंक पे आते थे, जिनका नाम आपने हो सकता है पहले कभी ना भी सुना हो, वो म्यूचुअल फंड कोविड के बाद अचानक से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या फिर टॉप 5 रैंक्स में आ गए हैं, और बहुत से इन्वेस्टर्स ने सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया है, और जो फंडामेंटली अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है। और उन्हीं म्यूचुअल फंड को अगर हम जो रीसेंट मार्केट करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा नेगेटिव साइड देखने को मिल रही होगी उन म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। और वहीं जो फंडामेंटली अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऐसे में आपका जो डाउन साइड है उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, आपका पोर्टफोलियो भी ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाता है। थर्ड पॉइंट आता है चूजिंग ओनली एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स। बहुत से इन्वेस्टर्स जो पहली बार म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी पिछले 1-2 साल से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट किया है, मैंने बहुत से म्यूचुअल फंड्स जो पोर्टफोलियोज हैं उनको देखा है, बहुत से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को मैंने देखा है। अब क्योंकि मैं खुद भी एमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो ऑब्वियसली मैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज को देखता हूं, चेक करता हूं। तो मैंने जैसा कि जनरली नोटिस किया है वो ये कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी एग्रेसिव वे में लेके चलते हैं, यानी कि उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें जैसे कि मुझे देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द एलोकेशन जो होती है वो खाली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में होती है, और स्मॉल कैप के अंदर भी उनके पास 3 या 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर उनकी जो मेजर एलोकेशन होती है स्मॉल कैप के बाद वो मिड कैप में होती है, तो मिड कैप भी उनके पास 2 या 3 होते हैं। लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं करते हैं, लार्ज कैप की जगह वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी एग्रेसिव अप्रोच को इन्वेस्टर लेके चलता है, यानी कि मेजर जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा होता है। और मैं कई बार अपनी वीडियोस में इस चीज को लेके हाईलाइट कर चुका हूँ कि सिर्फ स्मॉल कैप या फिर सिर्फ मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी चाहिए, आपको ओवरऑल एक बैलेंस लेके चलना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर। और इवन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने ये वाली वीडियो शायद देखी हो, बहुत पहले की वीडियो है, और इस वीडियो में मुझे काफी नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिले थे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होते हैं या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबके लिए अच्छे नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में यही बताया था कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबके लिए सूटेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा बहुत से इन्वेस्टर्स ने किया होगा 2023 में, 2024 में मोस्टली स्मॉल कैप
कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी। और आज के टाइम पे जब उन्हीं इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं देखता हूँ तो वो -30%, इवन -40-45% पे भी देखने को मिलते हैं। हाँ देखिए, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर आप यंग हैं, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ले सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ भैया मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, तो आप रिस्क लीजिए। लेकिन रिस्क भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दें या ओनली मिड कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दें। आपको यहाँ पर ओवरऑल जो एलोकेशन है आपको थोड़ी सी बैलेंस लेके चलना चाहिए। मे बी आप लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स मेजरली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बस उनमें मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन भी थोड़ा थोड़ा होता है। अगेन जैसे कि मैं साइकोलॉजी को समझ सकता हूँ कि ये जो एग्रेसिव अप्रोच है, जनरली जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इस एग्रेसिव अप्रोच को इसलिए भी लेके चलते हैं क्योंकि फिर से वही कहानी है कि वो लोग पिछले 1 साल के या फिर पिछले 3-4 साल के रिटर्न्स देख लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ म्यूचुअल फंड ने तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 30% या फिर 35% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये म्यूचुअल फंड आगे भी हमें ऐसे ही रिटर्न्स देता रहेगा, जो कि ट्रू नहीं है। तो कोई म्यूचुअल फंड अगर पिछले कुछ साल में अच्छे रिटर्न्स आपको दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सेम इसी तरीके के रिटर्न्स कोई म्यूचुअल फंड आगे चल के भी आपको देगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड डिपेंड करते हैं ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस पे, डिफरेंट स्टॉक की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो अगर स्टॉक्स ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो भला म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स कहां से जनरेट करके देगा। फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स विदाउट नॉलेज। तो ये वो मिस्टेक है जो कि मैंने खुद भी, जब मैं पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था तो मैंने भी की थी। एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि पिछले 1-2 साल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, बहुत अच्छे रिटर्न्स, उसकी वजह से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अच्छे जा रहे थे, तो मैंने भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी। और ऑब्वियसली जैसे कि ऐसे केस में होता है कि मुझे आने वाले समय में 6 महीने में, 8 महीने में नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि उस सेक्टर में काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल गया था अगले ही 1 साल में। तो जैसे कि अगेन मैं फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर हर साल अच्छी परफॉर्मेंस दे, हर साल उसके रिजल्ट्स अच्छे जाएं, हर साल उस सेक्टर की डिमांड ज्यादा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिनको सेक्टोरल या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड कहा जाता है, तो ऐसा करना भी आपको यहाँ पर काफी नुकसान दे सकता है, खास तौर पे तब जब आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज ना हो कि वो सेक्टर आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, खासतौर पे अगर हम कोविड के बाद के ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी कि कोविड का जो अगला साल गया था 2020, 2021 या इवन 2022 में, हमें यहाँ पर देखने को मिला था कि आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इवन अगर किसी इन्वेस्टर ने आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की होगी अप्रैल में या फिर मई 2020 में, तो अगले ही 1 साल में उसको 90%, इवन 95% के रिटर्न्स भी देखने को मिले होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी दूसरे सभी सेक्टर काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, लेकिन आईटी सेक्टर अकेला ही काफी मजबूत बैठा हुआ था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, क्योंकि एक पूरा मार्केट का शिफ्ट हमें वहां पर देखने को मिला था कि सभी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, अब वो सभी चीजें ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, जस्ट बिकॉज कोविड जैसी चीज हमें देखने को मिली थी। तो आईटी ने वहां पर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने 2021 के लास्ट में या फिर 2022 में आईटी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी, ये देख के कि पिछले 1-2 साल में आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, 90% के, 100% के रिटर्न्स दिए थे, तो अभी भी आगे चल के ये मुझे अच्छे रिटर्न्स दे देगा। तो ऐसी जगह पर बहुत से इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान देखने को मिला होगा अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। इनफैक्ट उनका पोर्टफोलियो मैं मानता हूं कि हाँ 30-35% या इवन 40% नेगेटिव में भी गया होगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर की अच्छी नॉलेज है कि ये सेक्टर आने वाले समय में 2-3 साल में, 5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेक्टोरल या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड में नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम पे जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, एग्जांपल के लिए अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है पिछले 6 महीने में या फिर 10 महीने में। तो जिस भी इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें की होंगी, तो उनको यहाँ पर काफी अच्छा नुकसान देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप किसी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उस चीज को रिव्यू करें, पूरी मार्केट के सेंटीमेंट को समझें, उसके बाद ही किसी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। फिफ्थ पॉइंट आता है लुकिंग एट एक्सपेंस रेशियो। तो बहुत से इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी मैंने देखी है कि वो लोग सिर्फ उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर से जिस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो उनको कम से कम देखने को मिलता है। लेट्स से एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का, एक दूसरा म्यूचुअल फंड है उसी कैटेगरी का जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.55 या फिर 0.6% का। तो बहुत से इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है कि वो लोग सिर्फ उस म्यूचुअल फंड के साथ जाते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो उन्हें लगता है कि अगर हम एक कम एक्सपेंस वाले म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर हमें इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस ऑब्वियसली पैसा कम पे करना पड़ेगा, तो उनका पैसा यहाँ पर बच जाएगा। जबकि ऐसा हो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, हम मान लेते हैं कि मान लो 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है, और दूसरी तरफ एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.85 का है, यानी कि 0.35% ज्यादा है। अगर हम इन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड नंबर 2 है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.85%
5% का है वो आपको कंसिस्टेंटली 3 साल में 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दे कंपेयर टू वो म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है, हो सकता है कि वो अगले 3 साल में 5 साल में म्यूचुअल फंड नंबर 2 के मुकाबले काफी अंडर परफॉर्म करे। तो इवन दो आपके एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड नंबर 1 में कम थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर नुकसान ही देखने को मिलेगा, भले ही आप वहां पर कम एक्सपेंसेस ही क्यों ना पे कर रहे हो। तो कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड्स में फायदा होगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस किसी म्यूचुअल फंड पे आपसे एक्सपेंसेस ज्यादा ले रहा है लेकिन बदले में आपको उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छे देखने को मिल रही है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जाना खराब होगा या फिर आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे केस में उस म्यूचुअल फंड में ही आपका प्रॉफिट है जो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेने के बाद भी आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो अगेन जैसे कि मैं रिटर्न्स की बात कर रहा था कि खाली रिटर्न्स को देख के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, सेम इसी तरीके से सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को देखकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर मैं बहुत सी डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैंने इन बात को खासतौर पर हाईलाइट किया है, रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो को। इन वीडियोस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स विद फैंसी नेम्स। तो मैंने ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज देखे हैं जिनके अंदर मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं कुछ फैंसी नेम्स की, जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड, इस तरीके से बहुत से इंडेक्स फंड्स मुझे देखने को मिल जाते हैं एक ही पोर्टफोलियो के अंदर। तो देखिए, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 8 साल 10 साल या 12 साल के ड्यूरेशन में हार्डली थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस देखने को मिला होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑलरेडी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को जोड़ना मे बी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ना हो। या फिर अगर आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि BSE स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 30 कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि अच्छा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो उसके साथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को जोड़ना अगेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ अगर निफ्टी 200 का मतलब है 100 लार्ज कैप कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज, जो कि अगेन लार्ज एंड मिड कैप बन जाता है, उनमें से मोमेंटम क्वालिटी 50 या क्वालिटी 30 कंपनीज को निकालना, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करना। तो अगर ऐसा ही आपको करना था तो आपने लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों करी है? तो मेरे ख्याल से अगर आप निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके साथ या तो आप निफ्टी 200 अल्फा इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, दोनों में से अगर आप एक चूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से नेम्स आपको मिल जाएंगे, बहुत से फैंसी नेम्स म्यूचुअल फंड्स के आपको मिल जाएंगे। अगेन आगे चल के अगर बात करते हैं तो वैल्यू फंड्स, फोकस फंड, कॉन्ट्रा फंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड्स बेकार हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही पोर्टफोलियो में एक साथ इतने सारे फंड्स को डालने का मतलब है ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी आपको नीड नहीं है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से होता क्या है कि अगर हम लॉन्ग टर्म गेन्स की बात करते हैं तो लंबे समय में आपको उतने इफेक्टिव गेन्स नहीं मिल पाते जितने आपको मिलने चाहिए। साथ ही साथ जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आप इकट्ठे कर लेते हैं उनके अंदर आपका जो अमाउंट है, SIP अमाउंट है या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर जो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड रहना चाहिए वो इन्वेस्टेड नहीं रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है। तो इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर रिटर्न्स उतने इफेक्टिवली नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो बेटर ये होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में बिगिनर हैं या फिर 1-2 साल से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं तो अभी के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाइड वे में रखना चाहिए, यानी कि 4 या 5 म्यूचुअल फंड इनफ होंगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। जब आपको लगे कि हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका रियल मीनिंग, इन म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में आने लगा है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऐसे ही मोमेंटम है या फिर अल्फा इंडेक्स फंड है या फिर फोकस्ड है, वैल्यू फंड्स हैं, इन सब का एक ऑब्जेक्टिव है कि इन म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाने वाली हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब तक आपको समझ में नहीं आता है किसी म्यूचुअल फंड का, तब तक आपको उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। अगेन, अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम कहीं से सुन लिए हैं या फिर इनके पास रिटर्न्स को देख के उससे इंप्रेस होके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ज़्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो, वेल कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपकी हर जगह पर हर कैटेगरी में जाती रहें, तो अपने पोर्टफोलियो को अगेन सिंपल रखिए।
ओवर द टाइम जब आपको एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में मार्केट कंडीशन को समझ के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ मैं अपना पैसा डाल देता हूँ, लमसम डाल देता हूँ, तो अगले 3-4 साल में 5 साल में मुझे अच्छे रिटर्न्स वहाँ से मिल सकते हैं। तब जाके मुझे लगता है कि किसी इन्वेस्टर को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे वो 6 पॉइंट्स या फिर मैं कहूँ 6 मिस्टेक्स जो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम पे अवॉइड करना चाहिए कि आप ऐसा कुछ ना करें। और इनका क्या सोल्यूशन है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हर पॉइंट में मैं साथ साथ सोल्यूशन भी लेके चला हूँ। तो आई होप आपको ओवरऑल वीडियो यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।